हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आदर्श पांडे एकेडमी ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स में। आज हम अपनी पटवारी सीरीज़ के एक और क्रूशियल टॉपिक को लेके आए हैं जिसका नाम है मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एमपी पटवारी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें एक सब्जेक्ट ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज अलग से है। इसके हमने प्रीवियस एक ट्यूटोरियल में हमने रासायनिक नाम, साइंटिफिक नेम पढ़े थे। जिसने भी वो ट्यूटोरियल ना देखा हो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। आज हम मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर का जिक्र करेंगे, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। हमारे कुछ प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र होते हैं जो हमारे किसी रोजगार से रिलेटेड होते हैं। यदि हम पहले प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र हमारा कृषि होता है। कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। या उससे रिलेटेड और भी चीज़ें हो गई, वैसी चीज़ें जो नेचुरल रिसोर्स से हम ड्राइव करते हैं या नेचुरल रिसोर्स से हम बनाते हैं। कृषि हो गया, फिशरी हो गया, मत्स्य पालन हो गया, बहुत सी चीज़ें हो गई। ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अब द्वितीयक क्षेत्र में आता है विनिर्माण, मतलब प्राथमिक क्षेत्र से जो जो हमें कच्चा माल प्राप्त हुआ उसका उपयोग करते हुए हमने द्वितीयक क्षेत्र में उन चीज़ों का उपयोग किया और किसी प्रकार के प्रोडक्ट बनाए, तो ये हमारा कहलाता है द्वितीयक क्षेत्र। अब आता है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र क्या होता है? ये हमारा सर्विसेज से जुड़ा होता है। सर्विसेज जुड़ा होता है, जैसे बैंकिंग हो गई, मेडिकल हो गई, इस टाइप की सर्विसेज हमारी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन आता है कि कृषि का व्यवसाय किस क्षेत्र से संबंधित है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं। तो इस कंडीशन पे हमारा ऑप्शन बनता है कृषि का व्यवसाय प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। और वो सारे व्यवसाय जो नेचुरल रिसोर्स से कुछ प्रोडक्ट तैयार होता है वो सब प्राथमिक के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपको बताया है, कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, और भी बहुत सारे उद्योग हो गए जो विनिर्माण या द्वितीयक क्षेत्र को कच्चा माल प्रोवाइड करवाते हैं, वो सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई कृषि की। कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब हम एमपी में कृषि से रिलेटेड कुछ स्टैट्स निकाल लेते हैं। एमपी का एक स्टैट कहता है पीपल डिपेंडेंट 79% ऑन एग्रीकल्चर। 79% लोग मध्य प्रदेश के एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। 79%। एक और स्टैट्स है, आउट ऑफ 100% 49% पर मध्य प्रदेश में खेती की जाती है। किस पर? क्षेत्र पे। जितनी भी हमारे यहाँ की भौगोलिक एरिया में जितना भी मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है उसके 49% पर खेती की जाती है। ठीक है, तो दो स्टैट्स हमारे हो गए। पहला स्टैट्स हमारा कह रहा था पीपल डिपेंडेंट, और दूसरा स्टैट्स कहता है आउट ऑफ कितने एरिया पे खेती की जाती है। एग्जाम प्रोस्पेक्ट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम जाते हैं हमारे अगले स्टैट्स पे। अगला स्टैट्स कहता है 2020 और 21 में 3.66% इंक्रीज इन क्रॉप एरिया। खेती के क्षेत्रफल में 2020 और 21 में 3.66% का इंक्रीज हुआ। मैं जानता हूँ कि ये थोड़े स्टैट्स पढ़ने में, समझने में टफ होते हैं, पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और यही क्वेश्चन एग्जाम में डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि आपका सिलेक्शन होना है कि नहीं होना। तो इन टिपिकल क्वेश्चन को भी समझें। 2020 और 21 में हमारा क्रॉप एरिया 3.66% इंक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? यदि हमारे यहाँ पे 10% हिस्से में, 100 में से 10% हिस्से में खेती की जाती रही है उन 2019 तक, तो 2020 और 21 में इसमें 3% की बढ़ोतरी हो गई। मतलब 10 में 3.66% को जोड़ दो तो 13.66% अब टोटल में खेती हो रही है। और क्रॉप एरिया में कितना इंक्रीज हुआ? 3.66%। तो क्रॉप एरिया में 3.66% इंक्रीज है 2020-21 में। क्रॉप्स में नहीं, क्रॉप एरिया में, यानी खेती करने की ज़मीन में। अब हम एक स्टैट्स और पढ़ लेते हैं कि एमपी में, मध्य प्रदेश में टोटल इंडिया का कितने % अनाज उपजता है। टोटल इंडिया का एमपी में 4.65% अनाज उत्पादित होता है। अब एक और क्वेश्चन, एमपी रैंक इन ग्रेन्स प्रोडक्शन। अनाज उत्पादन में मध्य प्रदेश की रैंक कितनी है? 9th। ऑल ओवर इंडिया 9th रैंक आती है एमपी की अनाज प्रोडक्शन पे। तो कुछ स्टैट्स हो गए। ये स्टैट्स थोड़ी पढ़ने में कठिन है इनको याद रखना भी कठिन है, पर आपको मल्टीपल टाइम इसको पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर याद होगा। एक नोटबुक रखिए, बैठिए, इन स्टैट्स को लिख लीजिए। हाउ मैनी % ऑफ पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, आउट ऑफ 100 कितने % पे खेती होती है, 2020 और 21 में कितना इंक्रीज़ हुआ क्रॉप एरिया में, इंडिया में एमपी का कितने % अनाज उत्पादित होता है, या एमपी की रैंक ग्रेन्स प्रोडक्शन में कितनी है, या फिर एमपी में
टोटल इंडिया का कितना अनाज प्रोडक्शन होता है? 4 चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है ये वाली, वह ये बताती है कि मध्य प्रदेश में भूजोत मतलब किसके पास कितने हेक्टेयर ज़मीन है, और उसके हिसाब से उसका एक वर्गीकरण किया जाता है। इस वर्गीकरण में ये बताया जाता है कि किस टाइप के किसान मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में है। बहुत बड़े बड़े किसान 100-100 एकड़ ज़मीन वाले या 1-1, 2-2 एकड़ ज़मीन वाले। तो हम एक स्टेट्स को देख लेते हैं जल्दी से। पहला स्टेट्स है हमारा सीमांत जोत, छोटी जोत, उप मध्यम जोत और बड़ी जोत। अब जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देखते हैं एक पैटर्न फॉलो होता है कि सीमांत जोत मतलब सबसे कम, छोटी जोत उससे ज़्यादा, उप मध्यम उससे ज़्यादा, मध्यम उससे ज़्यादा और बड़ी जोत उससे ज़्यादा। हम यदि इसमें डाउन साइड आते हैं, डाउन साइड आने पे क्या होता है, एग्रीकल्चर एरिया पर पर्सन या पर फैमिली बढ़ता जाता है। जिसके पास भी 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है वो बड़ी जोत का मालिक है, उसकी आमदनी भी ज़्यादा है। और जो सीमांत जोत यानी 1 हेक्टेयर से कम जिसकी ज़मीन है उसकी आमदनी भी कम है। तो एमपी के स्टेट्स के हिसाब से ये समझा जाए कि सीमांत जोत अधिकतर किसानों की है, मतलब उनकी 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, या छोटी जोत है 1 से 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, फिर भी 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन वालों का परसेंटेज सर्वाधिक है। अब 1 हेक्टेयर होता कितना है? जनरली लोग हेक्टेयर बात करते हैं, एकड़ की कोई नहीं करता। तो 1 हेक्टेयर में होता है 2.471 एकड़। अब 1 एकड़ तो समझते हैं सब, 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़। तो 1 एकड़ में होता है 2.471। तो 1 हेक्टेयर की बात, 1 हेक्टेयर में होता है 2.471 एरिया। तो अब 1 हेक्टेयर की बात हुई तो अज्यूम समझ जाइए कि 1 हेक्टेयर मतलब 2.471 एकड़। तो 1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़, अप्रॉक्स 2.5 एकड़। तो सीमांत जोत मतलब उन किसानों की है जिनके पास 2.5 एकड़ ज़मीन है। तो सीमांत जोत, छोटी जोत, मध्यम जोत, बड़ी जोत। देखते जाएंगे आप वेरिएशन। सीमांत मतलब 1 हेक्टेयर, बड़ी जोत यानी 1 से 2, उप मध्यम यानी 2 से 4 हेक्टेयर, मध्यम जोत यानी 4 से 10 और बड़ी जोत मतलब 10 से ज़्यादा। होपफुली आप मध्य प्रदेश में भू जोत का परसेंटेज या हिस्सा समझ चुकी होंगी, और उससे रिलेटेड टर्म यानी सीमांत जोत, छोटी जोत, उप मध्यम जोत और बड़ी जोत। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आ सकता है कि सीमांत जोत में कितने एकड़ एरिया आता है या कितने हेक्टेयर एरिया आता है। ऑप्शन दे देगा आपको 2 से 4, 1 से 3, 1 से 5, 1 से कम, 4 से ज़्यादा। यदि आपको पता है सीमांत जोत मतलब 1 हेक्टेयर से कम, तो आप इसको ऑप्शन को आसानी से क्लिक कर लेंगे। और ये सब पॉसिबल तभी होगा जब आप थ्योरी को अच्छे से पढ़ेंगे, और थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन ज़रूर लगाएं। हमारी एक सीरीज़ हम लेके आएंगे जिसमें जितने भी टॉपिक कवर करते हैं उसमें उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करवाएंगे। चलिए, ये तो हो गया। इसके बाद हम मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, तो गेहूं का प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होता है। तो गेहूं से रिलेटेड कुछ स्टैट्स हैं, इन स्टैट्स को आगे आज पढ़ते हैं और आगे आने वाले ट्यूटोरियल में इससे संबंधित डिटेल और देखेंगे। तो चलिए हम गेहूं के बारे में देखते हैं। गेहूं, अब गेहूं हमारे किस सीज़न की फसल है? रबी, खरीफ, जायद। तो इस चीज़ को याद रखें, गेहूं रबी के सीज़न में होता है। ठंड में गेहूं की कटाई होती है, गेहूं रबी सीज़न में सर्वाधिक होता है। यही इसका मुख्य सीज़न है, इसमें गेहूं की उपज होती है। यह राज्य की मुख्य फसल है। क्या? गेहूं। अब गेहूं का रासायनिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। जैसे कि हमने एक ट्यूटोरियल में रासायनिक नामों का वर्गीकरण किया था, किस टाइप के रासायनिक नाम है, किस चीज़ के रासायनिक नाम है। सागौन, दुनिया भर के ढेर सारे प्रोडक्ट होते हैं, मटेरियल होते हैं जिनके कुछ रासायनिक नाम होते हैं। हमने अपने ट्यूटोरियल में एक वीडियो बना के रखा है। उसी प्रकार हम आज से जो टर्म पढ़ते जाएंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सबका एक रासायनिक नाम जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना रहती है। तो गेहूं का रासायनिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवियम। ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवियम गेहूं का रासायनिक नाम है, इसको आप याद रखें। रासायनिक नाम होता है साइंटिफिक नेम, इसको याद रखने की बहुत ज़रूरत है। ट्रिटिकम एस्टिवियम एक क्वेश्चन सीधा बन सकता है। आपके सामने एक क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है एग्जाम रिलेटेड, यदि एग्जाम में इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आता है तो ये पूछ सकता है। अब गेहूं को आप देखेंगे तो इन एमपी टोटल इंडिया का कितने परसेंट गेहूं होता है? 18.2%। 18.2% वीट प्रोडक्शन होता है इंडिया में, 18.2% वीट प्रोडक्शन होता है एमपी में टोटल इंडिया का। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इंडिया का कुल गेहूं क्षेत्र में एमपी का हिस्सा कितना है? 15.94।
और वीट प्रोडक्शन में रैंक कितनी है? सेकंड। अभी हमने प्रीवियस एक क्वेश्चन पढ़ा था, ऑल ग्रेन प्रोडक्शन में एमपी की रैंक थी 9th, बट वीट प्रोडक्शन में इसकी रैंक है सेकंड। तो मध्य प्रदेश में गेहूँ सर्वाधिक उपजता है और गेहूँ का क्षेत्र हमें 15.94% हमारे यहाँ पे गेहूँ का क्षेत्र है जिसमें गेहूँ की उपज होती है। चलिए, ये टॉपिक भी हमारा हो गया। तो आज हमने गेहूँ के बारे में कुछ संबंधित स्टैट्स पढ़े जो एग्ज़ाम रिलेटेड हो सकते हैं, और मध्य प्रदेश में भू जोत के हिसाब से उसकी टर्मिनोलॉजी को समझा कि सीमांत, छोटी उप मध्यम, मध्यम बड़ी जोत क्या है। एक क्वेश्चन को हम जल्दी से और कर लेते हैं। वो क्वेश्चन हमारा कहता है मध्य प्रदेश में कृषि के प्रकार। मध्य प्रदेश क्या, ऑल ओवर एमपी या इंडिया में या वर्ल्ड वाइड कृषि के प्रकार क्या है? कृषि के कुछ नाम हैं, जैसे आपने समझा होगा या एग्ज़ाम में कभी देखा होगा कि विटीकल्चर, पिसीकल्चर, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्या होता है। और सीधा सीधा क्वेश्चन आता है हॉर्टिकल्चर इनमें से किस चीज़ से संबंधित है? फूल, फल, पत्ती, पेड़। तो आइए हम उन टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं। विटीकल्चर अंगूर से संबंधित है। पिसीकल्चर जल कृषि या फिशरी डिपार्टमेंट से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर फलों से संबंधित है। आर्बरीकल्चर ये कुछ नया टाइप का कल्चर है। आर्बरीकल्चर ये स्पेशल टाइप के ट्री और बुशेस, मतलब पेड़ और झाड़ियों से संबंधित है। आर्बरीकल्चर। एपीकल्चर मीन्स शहद। फ्लोरिकल्चर मीन्स फूल। सिल्वीकल्चर मीन्स वनों का संरक्षण या संवर्धन। जी कल्चर मीन्स प्रिमिटिव एग्रीकल्चर। एक प्रिमिटिव एग्रीकल्चर था, मतलब बहुत पहले इस टाइप की खेती की जाती थी, या ऐसा कहा जाए आदि मानव या मानव की सभ्यता का जब विकास हो रहा था उस टाइम जिस टाइप की खेती की जाती थी वो वेजिकल्चर कहलाती थी। निमारी कल्चर भी उसी एरा से संबंधित है। आदिम व्यवस्था थी फल और जड़ को संग्रहित करने की, उसको निमारी कल्चर कहते हैं। तो वेजिकल्चर और निमारी कल्चर कुछ ह्यूमन जब डेवलपमेंट के फेज़ में था, इंसान का जब त्वरित विकास हो रहा था, तब वेजिकल्चर और निमारी कल्चर रहते थे। तो ये कुछ नए कल्चर हैं, बुक्स में कम ही बुक में देखने को मिलते हैं। तो वेजिकल्चर और निमारी कल्चर को आप याद रखें। ओलेरी कल्चर मीन्स ज़मीन पर फैलने वाली सब्जियों का प्रोडक्शन ओलेरी कल्चर कहलाता है। मैरीकल्चर मतलब समुद्री जीव का उत्पादन बिजनेस प्रॉस्पेक्ट से, मैरीकल्चर। और हॉर्सी कल्चर, हॉर्सी जैसे आप नाम से समझते होंगे, हॉर्स यानी घोड़े खच्चर आदि का बिजनेस पर्पज से प्रोडक्शन उनका किया जाता है, उनका व्यवसाय के उद्देश्य उनको तैयार किया जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है हॉर्टिकल्चर और हॉर्सिकल्चर में। नाम से संबंधित हॉर्टिकल्चर है, हॉर्सिकल्चर, इनको अच्छे से पढ़ें। और ये सारे हमारे कल्चर थे, इनको देखें आप और एक नोटबुक और कॉपी रख के बैठें। वीडियो को फॉरवर्ड और रिवाइंड करके आप सब कुछ नोट कर सकते हैं। एंड हमारी सीरीज़ का एक और ट्यूटोरियल जल्द ही आएगा जिसमें हम इस टॉपिक के आगे और भी चीज़ें हैं, गेहूं के बाद चावल, धान, मक्का, सोयाबीन, जो चीज़ें हैं, और गेहूं से संबंधित और स्टेट्स क्या हैं, या मध्य प्रदेश में कृषि से संबंधित स्टेट्स क्या हैं, इनको हम कवर करेंगे। तो हमारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ट्यूटोरियल एंड आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। और आपका कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। गेहूँ का क्षेत्र हमें 15.94% हमारे यहाँ पे गेहूँ का क्षेत्र है जिसमें गेहूँ की उपज होती है। चलिए, ये टॉपिक भी हमारा हो गया। तो आज हमने गेहूँ के बारे में कुछ संबंधित स्टैट्स पढ़े जो एग्ज़ाम रिलेटेड हो सकते हैं, और मध्य प्रदेश में भू जोत के हिसाब से उसकी टर्मिनोलॉजी को समझा कि सीमांत, छोटी उप मध्यम, मध्यम बड़ी जोत क्या है। एक क्वेश्चन को हम जल्दी से और कर लेते हैं। वो क्वेश्चन हमारा कहता है मध्य प्रदेश में कृषि के प्रकार। मध्य प्रदेश क्या, ऑल ओवर एमपी या इंडिया में या वर्ल्ड वाइड कृषि के प्रकार क्या है? कृषि के कुछ नाम हैं, जैसे आपने समझा होगा या एग्ज़ाम में कभी देखा होगा कि विटीकल्चर, पिसीकल्चर, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्या होता है। और सीधा सीधा क्वेश्चन आता है हॉर्टिकल्चर इनमें से किस चीज़ से संबंधित है? फूल, फल, पत्ती, पेड़। तो आइए हम उन टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं। विटीकल्चर अंगूर से संबंधित है। पिसीकल्चर जल कृषि या फिशरी डिपार्टमेंट से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर फलों से संबंधित है। आर्बरीकल्चर ये कुछ नया टाइप का कल्चर है। आर्बरीकल्चर
ये स्पेशल टाइप के ट्री और बुशेस मतलब पेड़ और झाड़ियों से संबंधित है। आर्बरी कल्चर। एपीकल्चर मीन्स शहद, फ्लोरिकल्चर मीन्स फूल, सिल्वीकल्चर मीन्स वनों का संरक्षण या संवर्धन, वेजिकल्चर यानी वेजिकल्चर मीन्स प्रिमिटिव एग्रीकल्चर। एक प्रिमिटिव एग्रीकल्चर था, मतलब बहुत पहले इस टाइप की खेती की जाती थी, या ऐसा कहा जाए आदि मानव या मानव की सभ्यता का जब विकास हो रहा था उस टाइम जिस टाइप की खेती की जाती थी वो वेजिकल्चर कहलाती थी। निमारी कल्चर भी उसी एरा से संबंधित है। आदिम व्यवस्था थी फल और जड़ को संग्रहित करने की, उसको निमारी कल्चर कहते हैं। तो वेजिकल्चर और निमारी कल्चर कुछ ह्यूमन जब डेवलपमेंट के फेज़ में था, इंसान का जब त्वरित विकास हो रहा था, तब वेजिकल्चर और निमारी कल्चर रहते थे। तो ये कुछ नए कल्चर हैं, बुक्स में कम ही बुक में देखने को मिलते हैं। तो वेजिकल्चर और निमारी कल्चर को आप याद रखें। ओलेरी कल्चर मीन्स ज़मीन पर फैलने वाली सब्जियों का प्रोडक्शन ओलेरी कल्चर कहलाता है। मैरीकल्चर मतलब समुद्री जीव का उत्पादन बिजनेस प्रॉस्पेक्ट से मैरीकल्चर। और हॉर्सी कल्चर, हॉर्सी जैसे आप नाम से समझते होंगे, हॉर्स यानी घोड़े खच्चर आदि का बिजनेस पर्पज से प्रोडक्शन उनका किया जाता है, उनका व्यवसाय के उद्देश्य उनको तैयार किया जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है हॉर्टिकल्चर और हॉर्सी कल्चर में। नाम से संबंधित हॉर्टिकल्चर है, हॉर्सी कल्चर, इनको अच्छे से पढ़ें। और ये सारे हमारे कल्चर थे, इनको देखें आप और एक नोटबुक और कॉपी रख के बैठें। वीडियो को फॉरवर्ड और रिवाइंड करके आप नोट कर सकते हैं। एंड हमारी सीरीज़ का एक और ट्यूटोरियल जल्द ही आएगा जिसमें हम इस टॉपिक के आगे और भी चीज़ें हैं। गेहूं के बाद चावल, धान, मक्का, सोयाबीन, जो चीज़ें हैं, और गेहूं से संबंधित और स्टेट्स क्या हैं, या मध्य प्रदेश में कृषि से संबंधित स्टेट्स क्या हैं, इनको हम कवर करेंगे। तो हमारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। Thank you for watching my tutorial and I hope you like it, and if you like it please subscribe and share and please like the video। और आपका कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। Thank you for watching it।